और उमेश पाल केस में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है और इस मामले में अतीक एंड फैमिली की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आइए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर इस मामले में अतीक के परिवार के किन किन सदस्यों पर दबिश जारी है। इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, नाम आता है शाइस्ता परवीन का, जो कि अतीक की पत्नी है। 50,000 का इनाम भी इस पर घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, देखिए असद अहमद की बात करें जो अतीक अहमद का बेटा है और इसकी तलाश लगातार अब की जा रही है। न सिर्फ इतना, बल्कि अगर इस तरफ देखें, अखलाक जो कि अतीक की बहन का पति है, अखलाक की भी तलाश अब तेज हो गई है। इतना ही नहीं, देखिए उंजिला नूरी की बात करें तो ये अतीक अहमद की भांजी बताई जा रही है और इसकी भी तलाश की जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं उन सभी मामलों में शामिल थी। और अपराधनामा में इस फहरिस्त में एक नाम आयशा नूरी का भी है, जो कि अतीक की बहन है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और डिटेल्स आपने समझी कि किस तरीके से अतीक और उसके 40 गुर्गों ने अपराध और खौफ का साम्राज्य कायम किया था। लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के कहे मुताबिक अब इन्हीं माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू हो चुका है। इस बीच उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े कई नए खुलासे रोज रोज हो रहे हैं, जिसमें कई जानकारी सामने आई है कि आखिर इस हत्याकांड की साजिश कैसे रची गई, कहां ये पूरा ताना बाना रचा गया और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो तमाम आरोपी थे आखिर वो फरार हुए, कहां छिपे। इससे जुड़ी जानकारी पुलिस जुटा रही है और यही जानकारी जुटाते हुए पुलिस पहुंची है दिल्ली, जहां से आपको बता दें कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने असद की छिपने में मदद की थी। हमारे सहयोगी अमित भी लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमित, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम तो शुरू हो ही चुका है। प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक हम देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ एक्शन पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है इस मामले में। जी हाँ, बिल्कुल शालिनी, जिस तरीके से कुछ दिनों पहले सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था और कहा था कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उस बयान के बाद ही समझा जा सकता था कि किस तरीके से फ्रंट फुट पर आकर, चाहे वो यूपी एसटीएफ हो या फिर प्रयागराज की लोकल यूनिट, वो किस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई करेंगी। ठीक, कार्रवाई लगातार होती रही और जो बीते कल जो 3 लोगों की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई थी जिन्होंने असद को छिपने में मदद की थी, वो भी दिल्ली में, अब उन तीनों को लेकर यूपी एसटीएफ की टीम जो है वो प्रयागराज पहुंच रही है और वहां पर थोड़ी देर में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद जो उत्तर प्रदेश में नियम है, सबसे पहले न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है और न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद उसके बाद पुलिस जो है मांग करती है रिमांड की, कस्टडी की। वो 72 घंटे 48 घंटे वो बताना पड़ता है पुलिस को कि उन्हें क्या क्या जानकारी हासिल करनी है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि अतीक अहमद, खासतौर से उसके जो गैंग में जो 40 सदस्य थे, जो और उन सदस्यों को A, B और C करके उसने डिवाइड किया हुआ था। सबका अलग अलग रोल उसने डिवाइड किया हुआ था। किसी का काम रंगदारी मांगना था तो किसी का काम उन जमीनों को कब्जा करने का था कि जो खाली प्लॉट पड़ी हुई थी। तो कोई ऐसे एक स्लॉट में उसके गैंग थे जो कभी भी किसी भी वक्त कोई किसी भी शूट आउट को अंजाम देने के लिए तैयार रहते थे। तो बाकायदे उसका जो गैंग था एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ चल रहा था और उसको अब यूपी पुलिस जो है पूरी तरीके से निस्तानाबूद करने की पूरी तैयारी कर रही है। जी शालिनी। तारीख 11 फरवरी, जगह बरेली जेल, प्लान उमेश पाल का मर्डर। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश पाल के मर्डर का प्लान हत्या से कई दिन पहले तैयार कर लिया गया था। पूरी प्लानिंग 11 फरवरी को बरेली जेल में की गई थी। बरेली जेल में अतीक के भाई अशरफ के शूटर के साथ मीटिंग हुई थी। इस गैर कानूनी मुलाकात में शूटर गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और उस्मान चौधरी शामिल था। बरेली के आसपास अतीक गैंग के कुछ लोग भी प्लानिंग का हिस्सा थे। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी फरार हैं, लेकिन रोजाना कई खुलासे हो रहे हैं। हत्याकांड के बाद शूटर्स ने फरार होने की प्लानिंग प्रयागराज में अतीक के दफ्तर में की थी। हत्याकांड से 1 हफ्ते पहले अतीक की पत्नी शाइस्ता ने की थी मीटिंग। इस मीटिंग में अतीक का बेटा असद भी मौजूद था। पुलिस ने दफ्तर से कई दस्तावेज बरामद किए हैं। 75 लाख कैश और 10 हथियार पुलिस ने बरामद किए। अतीक के गुर्गे अपने काम में लगे हैं। वो उसके फरार बेटे असद की मदद कर रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक का बेटा असद दिल्ली में रुका था।
पुलिस ने दिल्ली में असद के 3 मददगारों की पहचान कर ली है। असद के मददगारों ने साउथ दिल्ली में उसके ठहरने का इंतजाम किया था। असद को मेरठ से लाकर पैसे का इंतजाम किया गया था। जानकारी के मुताबिक अतीक का पुराना ड्राइवर दिल्ली में रहता है। उसने ही अपने साथियों के साथ असद की मदद की थी। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद से जुड़ा एक और खुलासा हुआ है। अतीक के बेटे असद का निकाह अतीक की बहन आयशा की बेटी उंजिला से होने वाला था। दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। पुलिस माफिया के बेटे असद और उसके गुर्गे की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पूरी अतीक फैमिली कानून के शिकंजे में है। अब अतीक की बहन आयशा नूरी के साथ उसके 2 भांजियों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस जल्द ही तीनों पर इनाम घोषित कर सकती है। अगर उमेश पाल हत्याकांड में अतीक फैमिली के रोल की बात करें तो माफिया अतीक को उमेश पाल मर्डर का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। अतीक का भाई अशरफ भी प्लानिंग में मुख्य भूमिका निभा रहा था। पत्नी शाइस्ता पर पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का आरोप है। बेटे असद ने पूरे शूटआउट को लीड किया। दूसरे बेटे अली ने जेल से ही गैंग की मदद की। वहीं अतीक की बहन आयशा नूरी ने हत्याकांड के बाद शूटर्स को पनाह दी। इसी मामले में उसकी 2 बेटियों को भी आरोपी बनाया गया। नूरी का पति यानी अतीक का बहनोई अखलाक पर भी शूटर्स को पैसे से मदद करने का आरोप है। अब जरा ये सीसीटीवी देखिए। तीनों को शूटर्स को मदद करने का आरोप है। उसका एक सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें शूटर गुड्डू मुस्लिम अतीक की बहन आयशा नूरी के घर आता दिख रहा है। वो आकर कुर्सी पर बैठता है, उसको नाश्ता परोसा जाता है। उसके बाद आयशा पर पति अखलाक गुड्डू मुस्लिम के गले भी मिलता है। इस वीडियो से साफ है कि आयशा नूरी जो अपने आप को बेगुनाह बता रही है वो शूटर्स के साथ मिली हुई है और शूटर्स को छिपाने और फरार करने में मदद कर रही है। अतीक का ये लेडी गैंग है। इसमें उसकी बीबी शाइस्ता, बहन आयशा नूरी, अतीक का भाई अशरफ की बीबी जैनब फातिमा और भांजी उंजिला भी शामिल है। अतीक एंड कंपनी अब आखिरी सांसें ले रहा है। अतीक गैंग से जुड़े हर शख्स पर पुलिस शिकंजा कस रही है। प्रयागराज पुलिस का दावा है कि उसने हत्याकांड से जुड़ी हर साजिश को डिकोड कर लिया है। महेश पाल केस में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कुछ बीएसपी नेताओं का नाम सामने आया है। अतीक के परिवार से बीएसपी नेताओं से पैसों का लेन देन भी हुआ था। प्रयागराज तक सीमित नहीं है, दिल्ली, मेरठ, आगरा, हर जगह छापेमारी पुलिस की हो रही है। रजिस्टर जो बरामद हुआ था अतीक के घर से, उससे ये पता चला है कि बीएसपी नेताओं के साथ अतीक के परिवार का पैसों का लेन देन हुआ था। पाल हत्याकांड को 1.5 महीने से ऊपर का वक्त होने को है, लेकिन अभी भी जो आरोपी है इस मामले में वो फरार है। लेकिन पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो अतीक के दफ्तर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये जो मेरे पीछे आप अलमारी देख रहे हैं, यहाँ तमाम दस्तावेज पड़े और मेरे हाथ में भी अभी इस वक्त एक कागज है। वैसे तो ये रद्दी हो चुका है, लेकिन इसमें जो बातें दर्ज है उससे ये पता चल रहा है कि कैसे अतीक धोखाधड़ी का काम करता था, टैक्स चोरी का काम करता था। तकरीबन 120 पन्ना ये, और हर पन्ने पर तमाम जो धोखाधड़ी के मामले हैं वो दर्ज है। देखिए ये पन्ना जो सामने है, इसमें लिखा गया है कि कैसे 80 टन उसने स्क्रैप को, लोहे के स्क्रैप को अवैध तरीके से उठाया। ये देखिए लिखा हुआ है बाकायदा, उठाया, धोखाधड़ी, कराप वंचन का मामला है। कराप वंचन मतलब टैक्स चोरी का। पन्ना मैंने पलटा, अब ये देखिए यहाँ 50 टन की बात कही गई है, ये 41,000 रुपए का मामला है। अब देखिए पन्ना फिर से मैंने पलटा, ये आप देखिए यहाँ 100 टन की बात कही गई है, 62,800 रुपए का ये मामला है। और ये सारे पन्ने अगर मैं पलट दूंगी तो ये लाखों करोड़ों रुपए तक हो जाएगा। ये रद्दी यहाँ के लिए जरूर है, लेकिन ये एक बानगी भर है। टैक्स चोरी, धोखाधड़ी को लेकर के ये बानगी भर है। इसमें हर जगह आपको व्यापार कर अधिकारी का दस्तखत दिखाई देगा, हर पन्ने के ऊपर दस्तखत है, ये फोटो स्टेट है। लेकिन और कितने कारनामे हैं वो सब यहीं पर पड़े थे इतने दिनों से, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो फिलहाल पुलिस अपने साथ ले जा चुकी है। अब जरा इधर मैं आपको लेकर आती हूँ। ऑफिस क्या होता है? ऑफिस आपके मायने ऑफिस के लिए क्या है? बड़ी पूजनीय जगह वो होती है। अब जहां मैं आपको लेकर आई हूं, यहां बताया जाता है कि अय्याशी का यह अड्डा था। जरा दिनेश चारों तरफ आप घुमाकर दिखाइए। यह कहा जाता है कि यहीं पर बैठकर, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। एक ये आपकी नजर घूमी, दूसरा
फिर कैमरा पैन करके हम दिखा रहे हैं ये तीसरा। ये अलग अलग जगहों पर अतीक के गुर्गे बैठते थे और कहा यह जा रहा है कि यहीं पर अय्याशी की जाती थी। तो दफ्तर जैसी जगह में भी किस तरह से अतीक के गुर्गे अय्याशी करते थे, ये पूरा एक साम्राज्य इस दफ्तर के अंदर भी खड़ा किया गया है। ये वापस कागज को मैं इसी जगह डाल देती हूँ और आपको जरा नीचे लिए चलती हूँ। देखिए, आप जब कोई बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, कुछ बहुत जरूरी करने जा रहे होते हैं, आप एग्जाम के लिए जा रहे होते हैं, नौकरी आपको चाहिए होती है, तो भगवान के दरवाजे पर जाते हैं, मत्था टेकते हैं। अतीक के गुर्गे भी ये काम करते थे। अब नीचे की ओर मैं आपको लिए जा रही हूँ क्योंकि वहां पर एक मजार है। एक मजार यही दफ्तर के अंदर बनाई गई है। बताया यह जा रहा है कि सरकारी संपत्ति, सरकारी जमीन के ऊपर अवैध कब्जा करके वो मजार बनाई गई थी। और हम और आप जैसे कभी बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए जब जा रहे होते हैं तो भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, फल मीठा चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, इसके लिए ताकि एग्जाम में सफलता मिल जाए, इसके लिए कि नौकरी मिल जाए, जो महत्वपूर्ण काम है वो पूरा हो जाए। अतीक और उसके गुर्गों का महत्वपूर्ण काम हुआ करता था कि जो चोरी की घटना को वो अंजाम देना चाहते हैं वो हो जाए, रंगदारी उन्हें मिल जाए, लूटपाट वो कर सकें, हत्या कर सकें, बमबाजी कर सकें। और इसके लिए बाकायदा, क्योंकि ये उनके महत्वपूर्ण काम थे, जब वो बाहर निकलते थे तो ये जिस जगह अभी मैं पहुंची हुई हूँ, ये पीछे आपको 2 मजार दिखाई दे रही है। ये बताया जा रहा है कि किसी का भी अपहरण करने के पहले, किसी को भी उठाने के पहले यहीं पर आते थे अतीक के गुर्गे, अतीक के बेटे, और यहाँ आकर मजार पर चादर चढ़ाई जाती थी, इसलिए कि उन्हें सफलता मिल सके, इसलिए कि किसी की जान ले सके, इसलिए कि रंगदारी के पैसे ऐंठ सके, करोड़ों अरबों रुपए के मालिक बन सके। और इस बुरे काम के लिए चादर चढ़ाई जाती थी। ऐसा उदाहरण बहुत कम समाज के अंदर मिलता है जब बुरे कामों के लिए भी लोग पूजा पाठ करें, मजार पर आए और चादर चढ़ाए। लेकिन इससे आप ये समझ सकते हैं कि एक आम इंसान का साधारण सा काम और बहुत महत्वपूर्ण सा काम सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि वो आगे तरक्की करे, भविष्य में नेक रास्तों पर चलकर आगे बढ़ सके। लेकिन ये यहाँ अतीक के गुर्गे आते थे चादर चढ़ाने के लिए ताकि बुरे कामों में सफलता उन्हें मिल सके और अब ऐसी और मजारों के ऊपर चादर ना चढ़ सके, अतीक जैसे और गुर्गे पैदा ना कर सके, अतीक का माफिया राज समाप्त हो और अतीक जैसा कोई दूसरा माफिया ना पैदा हो सके। इसीलिए योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि माफियाओं का अंजाम क्या करना है, कैसे उन्हें ठिकाने लगाना है, ये बात बखूबी हमें पता है। क्या कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो सुनाते हैं आपको। आज उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माफिया सिर तान करके नहीं चल सकता है और कोई गुंडा, कोई उचक्का किसी बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां दंगे नहीं होते, दंगाइयों का इलाज सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करके करती है। तो उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने अतीक के करीबियों पर शिकंजा कसना पूरी तरह से शुरू कर दिया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता और बेटा असद अब भी फरार है और ऐसे में पुलिस ने इन सभी पर इनाम का ऐलान भी किया है। आइए जानते हैं अतीक के गुर्गों पर कितना इनाम पुलिस ने रखा है। इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए एक बार आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आरोपी शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम रखा गया है, जो कि पहले 25,000 था, बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। इतना ही नहीं, अतीक के बेटे असद की बात करें तो उस पर 5 लाख का इनाम है। कोई भी जानकारी अगर असद के बारे में दी जाती है तो उसे 5 लाख रुपए पुलिस की तरफ से दिए जाए। और असद के बाद अरमान की बात करेंगे तो अरमान पर भी 5 लाख का इनाम रखा गया है पुलिस की ओर से। तो ये 3 नाम दरअसल आपको वो बता रहे हैं जिन पर इनाम जो है रखा गया। इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हुए और भी कई नाम है जिन पर पुलिस की तरफ से इनाम रखा गया है। तो अतीक और उसके गुर्गों के सताए हुए कई ऐसे लोग हैं जो अब सामने आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं और इन्हीं में से एक है प्रयागराज के धूमनगंज इलाके की रहने वाली एक महिला जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने के लिए अतीक लगातार उन पर जानलेवा हमले करवा रहा है, उनके परिवार के पीछे पड़ा हुआ है और लगातार धमकियां उन्हें और उनके परिवार को दी जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। देखिए रिपोर्ट। 33 सालों से सूरजकली के पीछे पड़ा डॉन
जमीन के लिए अतीक गैंग का जुर्म। अतीक के लिए जमीन से सस्ती जान। जैसे जैसे अतीक का खौफ जनता के दिलों में कम होता जा रहा है, वैसे वैसे उसके सताए लोग सामने आ रहे हैं और अतीक के जुल्मों की दास्तां बयां कर रहे हैं। ऐसी एक महिला है सूरजकली, जो अतीक के जुल्मों के खिलाफ पिछले 33 सालों से लड़ रही है। इस अकेली महिला ने अतीक के जुल्मों के आगे कभी घुटने नहीं टेके और कानून की दहलीज पर उसे ललकारती रही। डॉन अतीक अहमद ने 1989 में प्रयागराज शहर के छलवा इलाके में ब्रजमोहन उर्फ बच्चा कुशवाहा की 12.5 बीघा जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया। तभी से सूरजकली अपनी जमीन पाने के लिए अतीक से कानूनी लड़ाई लड़ रही है। अब मुझको भरोसा है कि अबकीदार मुझको मिल जाएगा। न्याय, मुझको न्याय चाहिए। हालांकि अब अतीक के खिलाफ सीएम योगी के सख्त तेवरों को देखते हुए सूरजकली को अब ये उम्मीद जगी है कि उन्हें जल्द न्याय मिलेगा। इसीलिए सूरजकली ने अतीक के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई को तेज कर दिया है। वह अपनी 12.5 बीघा पुश्तैनी जमीन बचाने के लिए पुलिस और अदालत के चक्कर काट रही है। लेकिन पिछले 33 सालों से सूरजकली ने अतीक से हार नहीं मानी। सूरजकली आज 60 बरस की हो गई हैं, लेकिन जब वो महज 27 साल की थी तब एक दिन अचानक उनके पति गायब हो गए थे। इसी के तुरंत बाद अतीक ने सूरजकली की अरबों की जमीन पर कब्जा कर लिया। अतीक अहमद ने गुर्गों की मदद से शिवकोटी सहकारी समिति बनाकर सूरजकली की जमीन को उसके नाम करा लिया और समिति की आड़ में जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर बेचने लगा। आज बमुश्किल 1 बीघे जमीन छोड़कर पूरी जमीन अतीक अहमद के गुर्गे बेच चुके हैं। सूरजकली की जमीन पर कई अवैध मकान भी खड़े हो गए हैं। हालांकि अभी सूरजकली को उम्मीद है कि योगी सरकार उन्हें इंसाफ दिलाएगी। न्यूज़ 18 से आप बीती बताते हुए सूरजकली फफक कर रो पड़ी। तब न्यूज़ 18 की टीम ने उनकी हिम्मत बढ़ाई। हमारा सब कुछ छिन गया, हमारा परिवार बिखर गया। सूरजकली के मुताबिक जमीन पर कब्जा करने के बाद अतीक अहमद ने उन्हें अपने दफ्तर पर बुलाया और बरगलाते हुए कहा कि तुम्हारा पति मेरा खास था और अब वह नहीं रहा, इसलिए तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। वो अपनी जमीन मुझे देकर चला गया, लेकिन सूरजकली ने अतीक की बात पर भरोसा नहीं किया और उसके खिलाफ कोर्ट में जाने की बात कही। तब अतीक ने अपना असली रंग दिखाया। सूरजकली का दावा है कि अतीक ने कबूल किया कि उसी ने उनके पति को गायब कराया है। हमारा सब कुछ छिन गया, हमारा परिवार बिखर गया। इसके बाद उसने सूरजकली को भी गायब करने की धमकी दी। इसके बाद अतीक ने सूरजकली को भी कई बार जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। 1989 से 2015 के बीच सूरजकली को अतीक के गुर्गों ने जुल्म की इंतहा तक प्रताड़ित किया। उसके घर में घुसकर कई बार अतीक अहमद के गुर्गों ने मारपीट की। सूरजकली का आरोप है कि उसके सगे भाई प्रहलाद कुशवाहा को करंट देकर अतीक ने मरवा डाला। इसके बाद 2016 में दिन दहाड़े अतीक अहमद और अशरफ उसके घर के सामने आ धमके और फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में सूरजकली के पीठ पर 2 गोली लगी और उसके बेटे नरेंद्र के भी पैर में गोली लगी। सूरजकली के दरवाजे पर आज भी गोलियों के वो निशान मौजूद हैं। गोलियों के निशान है। यही घर के बाहर माताजी बैठी हुई थी और उन पर गोलियां बरसाई गई, उनके बेटे को गोली मारी गई। फिलहाल सूरजकली की सुरक्षा में 2 जवान तैनात हैं, लेकिन अब सूरजकली को उम्मीद है कि अतीक के जुर्म का घड़ा भर गया है और उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि यूपी में अतीक एंड गैंग पर कहां-कहां दबिश चल रही है। तो आखिर वो कौन कौन सी जगह है जहां पर दबिश चल रही है? सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज की, जहां से शालिनी आपको वो क्राइम हिस्ट्री दिखा रही है अतीक अहमद से, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए, पूर्वांचल से होते हुए किस तरीके से यूपी के पश्चिमी इलाकों तक, प्रयागराज, मऊ, लखनऊ, हरदोई, बरेली तक अनुपमा, ये पूरा का पूरा जो साम्राज्य है वो अतीक ने फैलाया था। देखिए, सिर्फ पूर्वांचल की बात ना की जाए, पश्चिमांचल की बात करें तो वहां भी मेरठ, बुलंदशहर, आगरा, ये वो जगह हैं जहां पर बड़े ही आराम से अतीक अहमद अपनी एक क्राइम की लंबी चौड़ी फाइल लिख रहा था। कुल मिलाकर पूरे यूपी भर में उसने अपने वर्चस्व कायम करने की कोशिश जरूर की थी।